नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़ा। हमने ओवरव्यू समझा, क्या है वो जाना, साथ ही साथ एविडेंसेस देखे। पर दोस्तों, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी उस टाइम के जियोलॉजिस्ट ने उठा के ठंडे बस्ते में डाल दी और उसको कोई किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो कुछ कमियां रही थी। तो वो कमियां क्या थी, वो क्रिटिसिज्म क्या थे, आइए आज की क्लास में उन्हीं पर चर्चा करेंगे। इस क्लास के पीछे और एक कारण है दोस्तों। तो एक यूपीएससी में सवाल देखने मिलता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वर्सेस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने क्या कहा और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने उसमें क्या क्या करेक्शंस लाए। तो उस सवाल का भी अगर आपको जवाब देना है तो आप ये वाली क्लास अगर अटेंड करेंगे तो आप बहुत कंफर्टेबली उसका आंसर कर सकेंगे। एंड दोस्तों, जिस प्रकार से यूपीएससी में मेंस में आप देखें तो जियोमॉर्फोलॉजी की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, उसमें इस प्रकार के सवाल हमेशा आने के चांस बने रहते हैं। तो बहुत जरूरी है आप इनको अच्छे से जानें और समझें। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। एंड अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, जाके चैनल सब्सक्राइब करें। और आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगी। और साथ ही साथ अगर आप या आपके दोस्त अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं कोड KC10, क्योंकि इससे आपको मेरी तरफ से कुछ फ्री मिलता है, वो है हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप। एंड आप निश्चिंत रहेंगे, ये कोड यूज करेंगे तो आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग मिलती है सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, जैसे ज्योग्राफी, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग में। तो बस ये कोड यूज करें एंड फिर मुझसे संपर्क करें। ये कोड जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस या फिर आइकनिक या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं इस कोड से, तो आपको मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस एंड मेंटरशिप मिलती है। तो दोस्तों, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है ये तो आपको मालूम ही है, तो मैं वापस से उसको रीइटरेट नहीं करूंगा। इंस्टेड मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में काफी कमियां थी। तो अगर हम कमियों को क्लासिफाई करें तो पहली कमियां थी कि वो फोर्सेस फॉर मूवमेंट क्या है, क्या कारण है कि कॉन्टिनेंट सियाल साइमा के ऊपर फ्लोट कर रही है तो मूव क्यों कर रही है, कौन खींच रहा है, कौन धक्का दे रहा है। तो वो फोर्सेस फॉर मूवमेंट क्या है। नंबर 2, एल्फ्रेड वेगनर जो कि मेट्रोलॉजिस्ट थे, उन्होंने लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के लिए भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का इस्तेमाल किया और सामने उन्होंने काफी बातें कही कि कैसे पहाड़ बनता है, कैसे आइलैंड आर्क्स बनता है। तो वो भी अगर आप देखें तो काफी मजबूत फाउंडेशन नहीं था उस थ्योरी के पीछे भी। तीसरा, अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि जो कॉन्टिनेंट्स ओशन के ऊपर फ्लोट करते हैं, क्या ये सही है। और चौथा, उन्होंने कहा कि जो प्री कार्बोनिफेरस हिस्ट्री के बारे में उनके पास कुछ जवाब ही नहीं था। कार्बोनिफेरस के पहले क्या था, उसका उस सवाल का जवाब उनके पास नहीं था। तो आइए एक एक करके ये 4 क्रिटिसिज्म समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है, जब उन्होंने कहा कि भाई जो कॉन्टिनेंट से फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है, वो तो समझ आता है, सियाल साइमा के ऊपर फ्लोट कर सकता है बिकॉज ऑफ द बोयंसी, पर ये मूव कैसे कर रहे हैं। क्यों नॉर्थ अमेरिका, जैसा हमने देखा, ये वेस्टवर्ड मूव किया कुछ इस प्रकार से, साउथ अमेरिका ऐसे वेस्टवर्ड क्यों मूव किया, अफ्रीका ऐसे नॉर्थवर्ड क्यों मूव की, इंडियन सब कॉन्टिनेंट अगर आप देखें तो ऐसे नॉर्थवर्ड क्यों मूव किया। तो इसके पीछे क्या कारण है, कुछ तो फोर्स होगा ना, कोई तो धक्का दे रहा होगा। तो इस पर उन्होंने अजीब सी बात कर दी। इस पर उन्होंने कहा कि जो एल्फ्रेड वेगनर के अनुसार ये जो पैंजिया टूट के जो अलग अलग डायरेक्शन में मूव की, एक मूवमेंट अगर आप देखें तो अफ्रीका जो कि साउथ पोल के पास में था, इंडिया जो कि साउथ पोल के पास थी, वैसे ही आप देखें तो अफ्रीका, इंडिया, ये सब इक्वेटर के तरफ मूव किए, टुवर्ड्स द इक्वेटर। वहीं अगर आप देखें तो दूसरा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब वेस्टवर्ड मूव किए, ये सब वेस्टवर्ड मूव किए। तो उनका कहना था कि अफ्रीका, इंडिया जो इक्वेटर के तरफ मूव की साउथ पोल से, जो कि इक्वेटर वर्ड फोर्स लगा होगा तभी वो मूव की। तो उसके पीछे उन्होंने कारण दिया कि ये अगर आप देखें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के वजह से ये ऐसे मूव किए हैं। अब मुझे मालूम है आप कहेंगे सर ये क्या आपने बोल दिया, समझ ही नहीं आया। किसी को समझ नहीं आया, छोड़ दीजिए। उस टाइम के जियोलॉजिस्ट ने भी कहा आप ये कैसी बात कर रहे हो भाई, ये बात बहुत अजीब सी लगती है। एंड जो कि उन्होंने उस टाइम के जियोलॉजिस्ट ने फिर फिजिक्स वगैरह लगाया और कहा कि आप जो कह रहे हैं दिस इज सिंपली इम्पॉसिबल। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि जो ग्रेविटेशनल डिफरेंशियल फोर्स है, बोयंसी और ग्रेविटेशनल डिफरेंशियल फोर्स, उसके वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन रही है उसके वजह से इक्वेटर वर्ड मूव किए। अब आपको कोई किताब खोल के इक्वेटर वर्ड कैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन रहा है आपको तलाश करने की आवश्यकता नहीं, अपना वक्त ना बर्बाद करें, आपसे कोई नहीं पूछ रहा है। बस जानिए इक्वेटर वर्ड उन्होंने कहा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी जिस वजह से वो मूव की। तो उस टाइम के जियोलॉजिस्ट ने कहा ये हो ही नहीं सकता। इसके सिवा उन्होंने कहा कि जो कॉन्टिनेंट वेस्टवर्ड मूव कर रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका वेस्ट की ओर भागा,
अफ्रीका आप देखोगे, साउथ अमेरिका देखोगे, वैसे ही वेस्ट की ओर भागा है। तो ये जो वेस्ट की ओर मूव किए, इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे उन्होंने कह दिया कि जो मून और सन है उसका टाइडल फोर्स है, वो टाइड्स वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून और सन का, वो खींच रहा है इनको वेस्टवर्ड मूव कराने के लिए। तो इस पर जियोलॉजिस्ट ने कहा कि अगर ये वेस्टवर्ड मूव करना है तो टाइडल फोर्स को मिलियंस ऑफ टाइम स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब जाके इस प्रकार से वो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को मूव करा पाएंगे। और इसके साथ जो उस टाइम के प्रिवेलिंग जियोलॉजिस्ट थे, ये बात सुनते ही जो फोर्सेस फॉर मूवमेंट था ना, ये अल्फ्रेड वेगनर के लिए डेथ नेल साबित हुआ। जब उन्होंने ये फोर्सेस फॉर मूवमेंट रख दिया, तो इसको लेके अगर आप देखें तो उस टाइम के जो जियोलॉजिस्ट थे काफी मजाक उड़ाया अल्फ्रेड वेगनर का, और वो एक हंसी का पात्र बन गए एमंग दी जियोलॉजिस्ट जब उन्होंने ये बात रखी। जहां तक दोस्तों आज की टाइम की बात करें तो आज हमें मालूम है जो प्लेट्स मूव करते हैं उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? कन्वेक्शन करंट्स हैं। क्या होता है आने वाली क्लास में जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो इसको हम डेप्थ में जानने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही जानते हैं कि कन्वेक्शन करंट्स हैं। जहां तक बात है दोस्तों अल्फ्रेड वेगनर की, तो जाहिर सी बात है, देखिए उन्होंने ऐसी बात इसलिए की क्योंकि वो एक मेट्रोलॉजिस्ट थे, वो एक जियोलॉजिस्ट नहीं थे। तो वो मेट्रोलॉजी के ही अनुसंधान के दौरान अगर आप देखें तो उन्होंने कुछ एविडेंसेस ढूंढे, उस एविडेंसेस के आधार पे उन्होंने एक थ्योरी रखी। जाहिर सी बात है इस थ्योरी में जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो एविडेंसेस हैं, वो इररिफ्यूटेबल हैं, वो बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सच हैं। लेकिन उस एविडेंसेस को जो अप्लाई किया और उसमें जो इन्होंने थ्योरी रखी स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू फोर्सेस फॉर मूवमेंट, यहां पर वो मार खा गए। तो ये बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा दोस्तों उनका कहना था कॉन्टिनेंट्स ओशन के ऊपर फ्लोट करते हैं, सियाल साइमा के ऊपर फ्लोट करती है। जो कॉन्टिनेंट की जमीन है वो सियाल की बनी है और जो ओशन की जमीन है वो साइमा की बनी है। तो दोस्तों आज के टाइम में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से हमें पता चल चुका है ये लिथोस्फीयर होता है जो एस्थिनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करता है। लिथोस्फीयर किसका बना होता है? तो दोस्तों वो अगर आप देखें तो क्रस्ट एंड दी अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल का बना होता है। क्रस्ट अगर आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है तो सियाल का बना है, ओशनिक क्रस्ट है तो साइमा का बना है, और ये सब अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल के ऊपर ये सब मिलके अगर आप देखें तो एस्थिनोस्फीयर के ऊपर जो कि मेंटल का ही हिस्सा है उसके ऊपर अगर आप देखें तो ये फ्लोट करते हैं। तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मॉडल कहती है। आने वाले क्लास में इस पर हम और चर्चा करने वाले हैं। तीसरी दोस्तों अल्फ्रेड वेगनर ने लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के बारे में भी काफी बातें रख दी। तो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट को लेके जब उनसे पूछा गया कि रॉकीज एंडीज कैसे बने, तुम्हारी थ्योरी क्या कहती है, तो चुप रहने के बजाय उन्होंने कहा कि है साहब, जवाब है हमारे पास, सुनिए जवाब। तो पूछा क्या जवाब मालिक बताइए। तो उन्होंने कहा कि जब हमारा नॉर्थ अमेरिका वेस्टवर्ड मूव कर रहा था, है ना, आपने देखा कैसे नॉर्थ अमेरिका वेस्टवर्ड मूव कर रहा है, ये इस प्रकार से मूव किया और इतना दूर आ गया। ये देखिए इस प्रकार से आप देखेंगे फाइनली कितना दूर चला गया। तो जब नॉर्थ अमेरिका वेस्टवर्ड मूव कर रहा था तो वैसे ही साउथ अमेरिका भी किया। तो नॉर्थ अमेरिका जब वेस्टवर्ड मूव कर रहा था तो सियाल जब साइमा के ऊपर मूव कर रहा था, ये साइमा, और इसके ऊपर जब सियाल फ्लोट करके वेस्टवर्ड जा रहा था, तो दोस्तों उस वक्त उनका कहना था कि जब ये ऐसे वेस्टवर्ड मूव कर रहा था तो जो वेस्टर्न ब्लॉक था सियाल का यानी कॉन्टिनेंट का, वो फ्रिक्शन से ऐसे मुड़ गया, है ना, ऐसे मूव कर रहा था और फिर ऐसे मुड़ गया। यानी कि जब ये मूव कर रहा था तो ये वाला जो भाग बना दोस्तों, ये अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे लंबाई में मुड़ गया वेस्टवर्ड मूव करते दौरान, और इस प्रकार से लंबाई में हमको ऐसे पहाड़ देखने मिलते हैं। ये इनका कहना था। वैसे ही एंडीज भी बनी। जब साउथ अमेरिका भी ऐसे ही वेस्टवर्ड मूव कर रहा था तो वेस्टवर्ड मूव करते दौरान सियाल का जो वेस्टर्न मार्जिन था यानी कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न मार्जिन था, ये क्रम्बल करके ऐसे फोल्ड कर गया, तो हमको एंडीज देखने मिलता है। ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई उस टाइम के जियोलॉजिस्ट को। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, इस प्रकार से फ्रिक्शन कैसे लगा कि सियाल इस प्रकार से मुड़ गया। तो उस टाइम के जियोलॉजिस्ट ने इस पर को भी एक्सेप्ट नहीं किया। वही उनसे पूछा आइलैंड आर्क्स कैसे बने, तो आइलैंड आर्क्स के बारे में उन्होंने कहा कि जो जापान है, फिलीपींस हैं, फिर जो कैरिबियन आइलैंड्स हैं, ये उन्होंने कहा जब कॉन्टिनेंट वेस्टवर्ड मूव कर रहा था तो ये उनका वो वाला फ्रैगमेंट है सियाल के जो उस स्पीड के साथ मूव नहीं कर पाए वेस्टवर्ड।
उस स्पीड के साथ वेस्टवर्ड नहीं मूव कर पाए, तो निष्कर्ष ये हुआ कि कुछ टुकड़े यानी कुछ फ्रैगमेंट्स अगर आप देखें तो इनके टूटे हुए यहां पर छूट गए। ये जो फ्रैगमेंट्स छूट गए वही अगर आप देखें तो कैरिबियन आइलैंड्स, जापान, फिलीपींस जैसे आइलैंड्स बनाते हैं और हमको ये आइलैंड आर्क्स के रूप में देखने मिलते हैं। तो अगेन दोस्तों ये बात भी जहां तक है उस टाइम के जियोलॉजिस्ट ने बिल्कुल नकार दी और बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। इसके सिवा अल्फ्रेड वेगनर से पूछा गया आपकी कहानी तो शुरू होती है कार्बोनिफेरस से, जब आप कहते हो पर्मियन टाइम्स में इस प्रकार से पैंजिया था, उसके बाद क्या हुआ, उसके पहले क्या था, पैंजिया बनने के पहले जब कॉन्टिनेंट, क्या पृथ्वी की शुरुआत ही सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया से हुई है, उससे पहले क्या था ये भी बताइए। इसके सिवा कार्बोनिफेरस टाइम्स के पहले कॉन्टिनेंट्स कैसे अरेंज थे, क्या पास्ट में भी ऐसे सुपर कॉन्टिनेंट बने हैं, फ्यूचर में क्या ये कॉन्टिनेंट फिर से जुड़ के एक ऐसा ही सुपर कॉन्टिनेंट बना देंगे। तो उनसे जब पूछा गया तो वो कुछ भी नहीं बता पाए। तो ये सब दोस्तों कुछ क्रिटिसिज्म रहा है, कुछ कमियां रही हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की। और दोस्तों उस टाइम के जियोलॉजिस्ट अगर आप देखें तो इनको बिल्कुल सिरे से निकाल दिया। लेकिन अल्फ्रेड वेगनर की एक बात थी, वो झुके नहीं। वो जितना बार जियोलॉजिस्ट उनके थ्योरी में कमियां निकालते थे वो और नए नए एविडेंसेस की तलाश में इसी प्रकार से काम करते थे। फाइनली ऐसे ही ग्रीनलैंड में वो एविडेंसेस ढूंढ रहे थे और उसी दौरान एविडेंसेस ढूंढते दौरान एवलांच आता है और उसी में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो काम करते हुए ही उनकी मौत हो जाती है एंड जीवन भर वो यही सोच के मरते हैं कि शायद उन्होंने दुनिया को कुछ नहीं दिया, वो एक लूजर बन के मर गए। लेकिन उनके मृत्यु के बस कुछ साल बाद सी फ्लोर स्प्रेडिंग दुनिया के सामने आती है और उसके साथ आप अगर देखें तो अल्फ्रेड वेगनर की जो थ्योरी थी उसमें वापस से एक पुनर्जागरण उस थ्योरी की हमें देखने मिलती है और ये थ्योरी में वापस से एक नई जान सी आ जाती है। तो दोस्तों इसके साथ हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की कहानी यहीं पर रोकेंगे। पर दोस्तों मेरा आपसे एक सवाल है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में इतनी कमियां मैंने आपको बता दी, उस टाइम के जियोलॉजिस्ट ने रादर बता दी, उसके बावजूद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की अगर मैं आपसे पूछूं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, तो वो आप क्या बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अनअकैडमी आप देख सकते हैं वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स है, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्स है, लाइव मेंटरशिप है एंड हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स भी हैं which speaks for itself। इसके सिवा मेंस टेस्ट सीरीज एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, जैसा आप देख सकते हैं KC10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 18 जून को पहला टेस्ट भी आपको देखने मिला होगा। ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 8+ टेस्ट आपको मिल रहे हैं, तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। GS मेगा कॉम्बैट है दोस्तों 26 जून सुबह 11 बजे, जबरदस्त प्राइस है, उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। बाकी दोस्तों आइकनिक प्रिपरेशन विद आइकनिक सब्सक्रिप्शन, आइकनिक बोनांजा रन हो रही है जून 20 से 25 तक, तो इसका फायदा जरूर उठाएं। आइकनिक सब्सक्रिप्शन में लाइव मेंटरशिप है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है। तो दोस्तों CSE एश्योर प्रोग्राम भी मिल रहा है, 1 एक्स्ट्रा क्रेडिट पर मंथ आपको मिल रहा है, प्रैक्टिस प्रीलिम्स बुकलेट वर्थ 7500 रुपीज आपको मिलेगा। बाकी प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है दोस्तों जिसकी 1 साल की कीमत 61,075 रुपीज है एंड अगर आप प्लस आइकनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये आपको अवेलेबल है 78,204 रुपीज में। सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड यूज करते हैं। बाकी जो प्लस सब्सक्रिप्शन है इसकी 1 साल की कीमत 51,470 रुपीज है, 1 साल की आइकनिक की कीमत 70,394 रुपए है, 1 साल की ऑप्शनल की कीमत 27,215 रुपए है। ऑन यूजिंग द कोड KC10 यानी वो कोड जिससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस एंड मेंटरशिप भी मिलती है। 0% EMI पे लोन भी अवेलेबल है, फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रहा है, तो यूज द कोड KC10। बाकी स्पेशल क्लास है मेरे डेली 4 PM to 6 PM जिसमें हम लर्निंग थ्रू मैथ्स कर रहे हैं, तो आप डेली 4 PM to 6 PM जरूर मुझे मिले। ये फ्री स्पेशल क्लास है, सबके लिए अवेलेबल है। बाकी प्लस कोर्स एनवायरमेंट ज्योग्राफी की भी रन हो चुकी है मेरे द्वारा, ऑप्शनल बैचेस भी हम रन कर रहे हैं, साथ ही साथ UPSC CSE बैचेस भी हम रन कर रहे हैं। जून 22 2022 को हम इसको रन कर रहे हैं, तो इन सभी का हिस्सा आप बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड डू टेक केयर। Unacademy. Let's crack it. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. दोस्तों यूपीएससी एग्जाम में जितना सिग्निफिकेंस लेक्चर्स का है, स्टडी मटेरियल का है, उतना ही मॉक टेस्ट का भी है। शुभ्रा जी, ये अनअकैडमी कॉम्बैट क्या है? सर एक डिफरेंट तरीके का टेस्ट हम लेकर आए हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट होता है, हर संडे को ऑर्गेनाइज होता है। इस टेस्ट बेसिकली एक लाइव टेस्ट है जिसमें हर बच्चा उस टेस्ट को एक पर्टिकुलर टाइम पे दे सकता है, ना ही पहले ना ही बाद में। हर एक क्वेश्चन पे एक टाइमर होता है जिसके बच्चे
सबमिट करने के बाद, आंसर सबमिट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जा सकते हैं। इससे कोई भी बच्चा इस पेपर के अंदर चीटिंग नहीं कर सकता और इससे वो अपनी एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी मॉनिटर कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन के बाद कुछ लीडर बोर्ड्स आते हैं जिसमें आप बच्चा पता कर सकते हैं, लर्न एस्पिरेंट्स पता कर सकते हैं कितने परसेंटेज लोगों ने वही ऑप्शन सेलेक्ट करा जो उन्होंने किया था और क्या वो सही था या गलत था। हर एक क्वेश्चन के बाद एक लाइव लीडर बोर्ड आता है जिसमें बच्चे पता कर सकते हैं कि अभी उस टाइम पे उनकी ऑल इंडिया रैंक क्या चल रही है। ऑल इंडिया से मतलब है जितने बच्चे लाइव दे रहे हैं उसमें वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कितनी इंप्रूवमेंट का स्कोप है। इसके बाद एक डिफरेंस कैसे होता है इस टेस्ट का बाकी टेस्ट से कि इसके जो क्वेश्चन है वो बहुत टॉप एजुकेटर्स बनाते हैं जिन्हें बच्चे एस्पायर करते हैं, जिन्हें देख के वो अपनी तैयारी को एम करते हैं। हर एक क्वेश्चन के बाद एक वीडियो सोल्यूशन हम लाइव करते हैं जिससे उसके डाउट्स ऑन द स्पॉट रिजॉल्व हो जाते हैं और सारे वीडियो सोल्यूशन बहुत ही डिस्क्रिप्टिव तरीके से बताए जाते हैं। सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं हमारे टॉप एजुकेटर्स। अभी जैसे हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है लास्ट संडे ही, हमारे कॉम्बैट के 30 क्वेश्चन मेन एग्जाम से, प्रीलिम्स एग्जाम से मैच करे। जैसे कि देख सकते हैं एक NFT पे क्वेश्चन आया था, एक गुची मशरूम पे क्वेश्चन आया था, वही सेम क्वेश्चन, मोर लेस सेम क्वेश्चन हमारे कॉम्बैट में पूछे गए थे जनवरी और मई में। और यही नहीं, जो बच्चे रेगुलरली कॉम्बैट देते आए उन्होंने बहुत अच्छी रैंक स्कोर करी है UPSC मेंस में, जो इसका भी रिजल्ट आया है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, भविष्य है जिनकी AIR 29 आई है, वो रेगुलरली 6 कॉम्बैट्स देते आए हैं। दिव्या हैं जिन्होंने 16 कॉम्बैट्स दिए हैं रेगुलरली, उनकी AIR 438 आए हैं। और इनके अलावा ऐसे और 18 बच्चे हैं जो रेगुलर कॉम्बैट पार्टिसिपेंट्स हैं और उनके बहुत अच्छी स्कोर उनका आया है। और ये टेस्ट यही नहीं, सिर्फ UPSC में नहीं, हम बाकी सारी कैटेगरीज में करते हैं हर रविवार को, जैसे कि IIT JEE, नीट, कैट, CA, बैंक, SSC, जिससे हर एक बच्चा इस टेस्ट को एक्सपीरियंस कर सके और अपने टारगेट को एम कर सके। तो देखा दोस्तों, जैसे इन सब UPSC एस्पायरेंट्स ने खुद को टॉपर बनाया है, आप भी बना सकते हैं। पार्टिसिपेट इन दिस अनअकैडमी कॉम्बैट एंड लेट्स क्रैक इट।